नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। एक तरफ संसद चल रही है, संसद के अंदर एसआईआर का मुद्दा, उस पर बहस चल रही है और लगातार सत्ता पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता इस पर अपनी राय रख रहे हैं। वोट चोरी को लेकर हो, चाहे वो ईवीएम को लेकर हो, तमाम मुद्दे इस समय देश की संसद में डिस्कस किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर मोदी जी शीतकालीन सत्र को छोड़कर विदेश जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 15 तारीख से विदेश दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो 3 देशों की यात्रा करेंगे और इसको लेकर के अब माहौल गर्मा गया है। सवाल ये है कि उनके ये सारे दौरे जो हैं वो संसद सत्र के बीच ही क्यों होते हैं? संसद चल रही है 19 तारीख तक, संसद का सत्र है और पीएम मोदी जो है वो 15 को विदेश दौरे पर निकल जाएंगे। वैसे तो पीएम मोदी के अधिकतर दौरे संसद सत्र के बीच ही होते हैं और इसकी पूरी लिस्ट कांग्रेस ने शेयर भी कर दी है, आपको लिस्ट भी दिखाएंगे। लेकिन इस बार का दौरा चर्चा का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही जब कांग्रेस की तरफ से ये जानकारी आई थी कि 15 से 20 तारीख तक राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर रहने वाले हैं। तो जैसे ही राहुल गांधी के विदेश दौरे की जानकारी जो है वो सामने आई, तो तुरंत बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगा दिए कि संसद का राहुल गांधी जरा भी सम्मान नहीं करते हैं। संसद सत्र चल रहा है और देश के एलओपी जो है वो संसद छोड़कर विदेश जा रहे हैं। तो क्या संसद सत्र खत्म होने के बाद विदेश नहीं जा सकते थे? तो अब सवाल वही कांग्रेस वाले मोदी जी से पूछ रहे हैं कि क्या मोदी जी नहीं जा सकते थे संसद सत्र खत्म होने के बाद, क्योंकि वो जो राहुल गांधी हैं वो तो नेता विपक्ष है, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी है वो तो सदन के नेता हैं। फिर क्यों वो इस तरीके से हर बार संसद सत्र के बीच ही अपनी विदेश यात्रा करते हैं? इस चीज को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं और उस पर जो है हंगामा देखने को मिल रहा है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी आज अचानक कैसे लोकसभा में उन्होंने कौन सा मुद्दा उठाया और कौन सा ऐसा मुद्दा उठाया जिस पर जो संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, उनको खड़े होकर तुरंत उसका जवाब भी देना पड़ा। और क्या कुछ हुआ संसद के अंदर, क्या कुछ हो रहा है देश में, सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर आप देख रहे हैं कि लगातार इस चीज को लेकर के चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है अब विदेश क्यों जा रहे हैं। 15 तारीख को राहुल गांधी तो विदेश जा रहे थे, तो बीजेपी ने कहा कि ये कैसे एलओपी है, ये तो लगता है लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, लीडर ऑफ फॉरेन कंट्री है। तो इतने गैर जिम्मेदाराना हरकतें करते हैं कि ये संसद छोड़कर विदेश चले जाते हैं। और यहाँ विपक्ष के नेता का अगर संसद छोड़कर विदेश जाना गलत है तो प्रधानमंत्री तो सदन के नेता है, तो प्रधानमंत्री क्यों फिर संसद छोड़कर विदेश जा रहे हैं? क्या पीएम का दौरा 19 के बाद नहीं लग सकता था? अब यही सवाल क्या बीजेपी से पूछेगा कोई? जय संविधान। देखिए, वास्तविकता यह है कि मोदी जी, देखिए यहाँ पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा है दिल्ली के अंदर। हम लोग तो देखिए बड़े छोटे लोग हैं, बड़े मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, और हम लोग तो देखिए अपने घर को छोड़ के जा नहीं सकते। तो हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है, ना हमारे पास 8,000 करोड़ का हवाई जहाज है, ना 12 करोड़ का वो है, ना हमारे पास दिन में 5 बार बदलने की ड्रेस है। इतना पैसा है नहीं, सरकार हमारे ऊपर खर्च करती नहीं। जो भी हम खर्च करते हैं हमारी अपनी जेब से खर्च करना होता है। हमारे फेफड़े काले पड़ रहे हैं, हम लोग मर रहे हैं, सांस हमारी घुट रही है। लेकिन अब मोदी जी को तो भाई देखिए अपनी जेब से तो कोई पैसा खर्च करना नहीं है। मेरे ख्याल से जो पत्रकार गई थी उनके पास, उनको ये पूछना चाहिए था कि मोदी जी अपने जेब में आप पर्स क्यों नहीं रखते। तो मोदी जी जवाब देते, भाई पर्स इसलिए नहीं रखता, पर्स की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, इतने चमचे जो घूम रहे हैं ये चमचों की पर्स हैं, उसी से अपना काम चला लेता हूं। क्योंकि आप देखिए किसी बड़े नेता के पास, मुझे नहीं लगता, मैं तो नेताओं के बहुत ज्यादा संपर्क में नहीं रहता हूं, लेकिन कोई भी नेता अपनी जेब में बहुत ज्यादा नोट नहीं रखता। जो मंत्री मंत्री होता है उसके पीछे उसके पिछलग्गू घूमते रहते हैं। तो दिल्ली के अंदर हम लोगों को तो मरने के लिए छोड़ के चले गए वो। अच्छा, वो सदन के नेता है। देखिए राहुल गांधी तो लीडर अपोजिशन है, और भी लीडर अपोजिशन है। लीडर अपोजिशन एक संवैधानिक पद जरूर है, लेकिन उनके बजाय अखिलेश यादव भी वहां पे हैं, सुप्रिया सुले भी हैं, डीएमके के लोग भी हैं, टीएमसी के लोग भी हैं, सपा के, कांग्रेस के और नेता भी हैं। लेकिन सदन का नेता का मतलब घर का मुखिया, संसद का मुखिया, जिसे हर प्रश्न का जवाब देना है। तो प्रश्न तो कोई भी पूछ सकता है। भाई मैं क्लास में हूं, अगर मैं एक टीचर हूं ना और मेरे स्टूडेंट 50 सामने बैठे हुए हैं, तो अगर टीचर ही ना आए जिसको हर प्रश्न का जवाब देना है तो स्टूडेंट प्रश्न किससे पूछेगा? तो अगर एक आध स्टूडेंट ना आए तो उससे उतना हानि नहीं होगी, अगर टीचर ना आए तो वो वाली स्थिति है। अब मोदी जी को जवाब आप तो वैसे भी आपको पता है कभी नहीं देते हैं। अच्छा, संसद के अंदर रहते हैं तो भी सत्र के अंदर नहीं आते हैं। तो मोदी जी के लिए तो संसद एक ऐसी चीज है जो एक खिलौना है,
उन्हें तो केवल चुनाव आयोग को साधना है और चुनाव को जीतना है और उसके बाद विदेश यात्रा में निकल जाना है। तो वो तो अपने जीवन में आनंद उठा रहे हैं। आपको ये भी पता होगा निधि, और आपके दर्शक श्रोताओं को भी पता होना चाहिए कि अभी तक तो अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया था, मेक्सिको ने भी 50% का टैरिफ लगा दिया है। और आप जानते हैं अमेरिका मेक्सिको के बीच में आपस में भिड़ी रहती है, लेकिन मेक्सिको ने अमेरिका को खुश करने के लिए भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। इसका माने हमारे देश से जो निर्यात मेक्सिको को होता है वो भी 50% महंगा हो गया, तो मेक्सिको में भी हमारा निर्यात कम हो जाएगा। आज ही आज में रुपया और कमजोर हो गया, अब 90.30 के आसपास है। जब मैंने आखिरी में देखा था, हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो। तो इसका मतलब यह है कि अभी धीरे धीरे सारे देश डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के चक्कर में भारत के एक्सपोर्ट होने वाली चीजों पर टैरिफ लगा देंगे। अच्छा, अभी तक तो अंतर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि 3 महीने पहले अमेरिका ने जो 50% का टैरिफ लगाया, क्योंकि पुराने ऑर्डर्स थे, पुरानी चीजें थी, वो पाइपलाइन में थी, वो चल रही थी। अब असर पड़ना शुरू हो रहा है, इसलिए रुपया रोज कमजोर होता चला जा रहा है। अच्छा, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, हमारे वित्त मंत्री हैं, आरबीआई गवर्नर हैं। अब पता नहीं भैया कौन से यूनिवर्सिटी से, कौन सी किताब से उन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ा है जिसमें वो कह रहे हैं कि रुपये के कमजोर होने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे। मैंने तो जो भी पढ़ा है भैया अपनी हिंदुस्तानी किताबों से पढ़ा है, विदेशी किताबों से तो पढ़ा नहीं। लेकिन कोई भी अर्थशास्त्री अगर ये कहता है कि भारत जैसे आयात मूलक देश, जिसको तेल भी खरीदना पड़ता है, जिसको सोना चांदी भी खरीदना पड़ता है, अगर इस प्रकार से वो चीजों को खरीदेगा और उसका रुपया कमजोर हो जाएगा और कीमतें बढ़ जाएंगी, और आपके देश के अंदर अगर आयातित तेल के दाम रुपए के कमजोर होने की वजह से बढ़ जाएंगे, तो आपकी देश की अर्थव्यवस्था पे बुरा असर नहीं पड़ेगा। कोई आदमी अगर ऐसा कहता है तो ये चीज ऐसी है जिसे बिल्कुल ये मान लेना चाहिए कि उन लोगों को अर्थव्यवस्था के बारे में, देश की वस्तु स्थिति के बारे में कुछ ज्ञान नहीं। बिल्कुल सर, और ये जो सवाल उठाया जाता है राहुल गांधी के ऊपर, तो पिछले कुछ सालों में जितने भी संसद के सत्र हुए, मोदी जी का संसद में दिखना ही बिल्कुल दुर्लभ हो चुका है। इस पूरे सत्र में मोदी जी संसद में केवल तब आए जब लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस की शुरुआत मोदी जी को करनी थी, और राज्यसभा में वो तब आए जब उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन का ये पहला संसद सत्र था, तो उनका स्वागत करने के लिए तो राज्यसभा का जब पहला दिन था तब मोदी जी राज्यसभा में थे, और लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस के दिन अपने भाषण के वक्त मोदी जी थे, और भाषण के बाद मोदी जी उठकर चले जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो रुकते हैं और किसी का भाषण सुनते हैं। तो संसद में मोदी जी का आना बहुत ही कम होता है। लेकिन जब संसद चल रही है और बीच में अगर पीएम मोदी विदेश दौरे पर चले जा रहे हैं तो ये मुद्दा नहीं है, तो फिर राहुल गांधी का विदेश दौरा मुद्दा क्यों बनाया जाता है? यही सवाल जो है वो कांग्रेस पूछ रही है, और कांग्रेस पूरा का पूरा लिस्ट लेकर चली आई है मोदी जी के विदेश दौरों का, और उन्होंने बताया है कि किस तरीके के मोदी जी के विदेश दौरे होते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है कि मोदी जी की विदेश यात्राएं जो है 94, वो मोदी जी की लगभग 85 विदेश यात्राएं संसद सत्र के दौरान ही होती हैं। तो पहला है, संसद सत्र के दौरान नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं। अगस्त 2014 में मानसून सत्र चल रहा था, तो वो नेपाल के दौरे पर थे 3 से 4 अगस्त और 2014 में, और मार्च 2015 में जब बजट सत्र चल रहा था तो वो मॉरिशस और श्रीलंका दौरे पर थे। नवंबर दिसंबर में जब शीतकालीन सत्र चल रहा था 2015 में, तो वो फ्रांस दौरे पर थे। नवंबर में जब शीतकालीन सत्र चल रहा था 2015 में, तब वो यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर थे। फिर मार्च अप्रैल 2016 में बेल्जियम दौरे पर थे। तो इस तरीके की तमाम जो यात्राएं हैं वो लिखी गई हैं, और साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि देश में संकट के समय में भी मोदी जी की विदेश यात्राएं जारी रही थी। यानी कि जब पुलवामा आतंकी हमला हुआ था 14 फरवरी 2019 को, 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत के बावजूद मोदी जी जिम कॉर्बेट में डॉक्यूमेंट्री शूट करते रहे, और थोड़े दिनों बाद दक्षिण कोरिया चले गए। फिर कोविड 19 के टाइम पे जब देशव्यापी लॉकडाउन लगा था, तब जनवरी 2020 में भारत में पहला कोविड केस आने के बावजूद सिडनी में ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस फोरम में शामिल हुए। मणिपुर हिंसा में उबाल, तो मई 2023 से अप्रैल 2024 तक मोदी जी ने अमेरिका, फ्रांस, यूएई, ब्रिटेन, ग्रीस समेत 14 विदेश यात्राएं की, लेकिन मणिपुर एक भी बार नहीं गए। सितंबर 2025 में मात्र 2 घंटे के लिए गए। पहलवानों का आंदोलन और बालासोर ट्रेन हादसा, इसी दौरान अमेरिका यात्रा पर गए, और जिस पर 22 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ। ये अब तक की सबसे महंगी एकल यात्रा है।
फिर पहलगाम आतंकी हमला हुआ, तो मोदी जी सऊदी अरब में थे, भारत लौटे, लेकिन जम्मू कश्मीर जाने की बजाय अगले दिन बिहार में चुनावी कार्यक्रम करने चले गए। फिर दिल्ली आतंकी हमला, भूटान गए और वहां के राजा का जन्मदिन मनाने लगे। तो सर इसके बाद तो आपने देखा था, तो अभी रिसेंट की बात है, खूब सवाल उठे थे कि भाई भारत में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ और फिर मोदी जी विदेश चले गए, क्यों चले गए? हालांकि वहां जाकर उन्होंने कहा कि बड़े दुखी मन से मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन अगर दुखी मन होता तो शायद वो वहां जाता ही नहीं। और इसी को लेकर के पूरी की पूरी जो लिस्ट कांग्रेस ने सामने रख दी है, क्या अब बीजेपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएंगे कि आखिर मोदी जी कैसे जा रहे हैं विदेश? नहीं, देखिए, भक्तों के लिए सारे जो लॉजिक्स हैं इसका कोई असर नहीं होता। वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं भाई। देश में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनके सचिव हैं, मंत्री हैं, वो काम करेंगे। मोदी जी की जिम्मेदारी काम करना थोड़ी है। अच्छा चलिए, निधि असली अब मैं कह रहा हूं राहुल गांधी विदेश जाएं, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी विदेश जाएं, बहुत अच्छी बात है। हमें कम से कम ये बता दीजिए, हम देशवासियों को ये बता दीजिए, हम देश के नागरिकों को ये बता दीजिए। और आप जानती हैं, सरकारी विभागों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एजेंडा और मिनट्स। मीटिंग का एजेंडा क्या था और मीटिंग का मिनट्स क्या थे? ये मीटिंग क्यों हुई, किस मकसद से हुई, आपने मीटिंग क्यों बुलाई और उस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ, और उस पे तो एक्शन टेकन रिपोर्ट ली जाती है, एटीआर ली जाती है। प्रश्न ये उठता है कि राहुल गांधी विदेश गए, क्यों गए? राहुल गांधी अगर जब भी विदेश गए हैं तो उनको विदेशी यूनिवर्सिटीज ने इनवाइट किया है, उनको वहां के इंटेलेक्चुअल ग्रुप ने इनवाइट किया है। तो जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं और इंटेलेक्चुअल से बात करते हैं, बड़े यूनिवर्सिटीज में बात करते हैं, तो भारत का नाम विदेश में रोशन होता है, क्योंकि ही इज इनवाइटेड देयर। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि आप चले जाएं क्योंकि पॉल्यूशन से आपको बचना है, यहाँ की समस्याओं से बचना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके देश की सरकार जो आपने चला रखी है वो जनता की फीलिंग पे डिपेंडेंट ही नहीं है। वो डिपेंडेंट किस चीज पे है? केचुए पे है। अब तो देखिए, केचुआ भी घबराया हुआ है, वो भी राजीव अग्रवाल पे सारा दोष डालने के चक्कर में है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी अपने ऊपर बोझा नहीं रखना चाहते, वो भी टूटने की परिस्थिति में है। और ये 14 तारीख को आप देखिए इसके बाद क्या होता है। तो देखिए, ये अगर एक्शन टेकन रिपोर्ट, आप बताएं, आप जो विदेश यात्रा पे गए थे, आप क्यों गए थे, किस मकसद से गए थे और आपने क्या पाया? आपने देखा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक, अटल बिहारी वाजपेयी तक, अगर आप देख लें, जब भी वो विदेश जाते थे उनके साथ पत्रकार जाते थे। पत्रकार जाके वहां जो एटमॉस्फेयर बनता था, जो माहौल बनता था, उसको रिपोर्ट करते थे। अच्छा, उसके बाद प्लेन में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह लौटते थे तो प्लेन के अंदर ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और उनसे बड़े तीखे प्रश्न भी पूछे जाते थे। कारण क्या है कि ये जानने का अधिकार देश को है, जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए आप खर्च कर रहे हैं, इससे मिला क्या हमें? क्या निधि, तुम्हें अभी तक ये पता चला जो पुतिन साहब आए थे? पुतिन साहब चलिए एक मीटिंग को अटेंड करने आए थे, बहुत अच्छी बात है, आ गए। आप ये बताइए कि इतना हाइप किया गया और गोदी मीडिया के अंदर बताया गया कि पुतिन आ गए, पुतिन आ गए, पुतिन आ गए, पहले ट्रंप आ गए, ट्रंप आ गए, शी जिनपिंग आ गए। अरे भैया, ये तो उसी प्रकार का एक हताश प्रेमी का स्थिति है कि एक प्रेमिका ने छोड़ दिया तो दूसरी प्रेमिका के पास चले गए, दूसरी छोड़ देगी तो तीसरी के पास चले जाएंगे, फिर शी जिनपिंग के लिए हवन कराने लगेंगे, उनको बड़ा सनातनी बताने लगेंगे। तो ये जो परिस्थिति है, आप हमें बताइए, आप जो गए हैं वहां जाके आपने किया क्या है और निष्कर्ष क्या निकला है? क्या जो S-400 लेने की बात रूस से थी, क्या वो नियत हो गई? क्या जो फाइटर प्लेन्स लेने की बात थी वो तय हो गई? क्या ये बात सही नहीं है कि पुतिन ने मोदी जी से ये कहा कि ये प्लेन तो मैं तब दूंगा जब मेरा तेल खरीदोगे? तो पुतिन एक तरफ कह रहे हैं कि तेल खरीदोगे वरना दोस्ती नहीं, और अमेरिका कह रहा है कि अगर तुमने तेल खरीदा तो मुश्किल तुम्हारी, और अमेरिका के साथ जाके वो खड़ा हो गया है मैक्सिको। तो इस तरह से क्या देश में हम कटते चले जा रहे हैं? अमेरिका से ट्रेड डील 6 महीने चल रही है। अरे भैया, ट्रेड डील में अमेरिका सीधा सीधा ये चाहता है कि उसके किसानों के उत्पाद, जबकि सबसे ज्यादा विश्व में अगर सब्सिडी कोई देता है तो अमेरिका अपने किसानों को देता है, इसके बावजूद उनके किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। वो भारत की जनसंख्या को देखते हुए और मांग को देखते हुए ये चाहता है कि भारत वहां पे सस्ता मक्का या कपास या बाकी चीजें न बेचे और भारत अपना द्वार खोल दे, जिससे अपना माल आके हिंदुस्तान में वो डंप कर दे। वो डेयरी और दूध के प्रोडक्ट्स को भी हिंदुस्तान में डंप करना चाहता है।
जिससे हमारे दुग्ध उत्पादक आज की तारीख में जो किसानों की 50% आमदनी है वो दूध से होती है, क्योंकि छोटे से खेत हैं, 2-4 गाय भैंस पाली हुई हैं, उसी से 10-12 लीटर दूध निकाल लेते हैं, 2-1 लीटर पी लेते हैं और 10 लीटर बेच देते हैं, घर के खर्चे चल जाते हैं। तो वो आपकी आर्थिक स्थिति को तोड़ने के लिए तैयार है। तो हम ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी इज बीइंग इनवाइटेड। जब लास्ट टाइम जब अमेरिका गए थे, वर यू इनवाइटेड, वर यू ए स्टेट गेस्ट, और आप जबरदस्ती वहां चले गए थे और वहां जाके आपने अपना एक दिखा दिया और आपका गोदी मीडिया और सारे लोग उस पर उत्तेजित हो गए और पूरे देश को बताने लगे मोदी जी गए और ऐसा हुआ, उन्होंने कुर्सी खींची डोनाल्ड ट्रंप। अरे डोनाल्ड ट्रंप तो भैया कोई भी देश का आ जाता है उसकी कुर्सी खींचते हैं क्योंकि वो वहां के टिकट्स हैं। बिल्कुल ठीक कहा सर। मोदी जी की विदेश यात्राएं तो जाहिर तौर पर ऐसी समय में होती है और उन विदेश यात्राओं से कुछ भी निकलकर सामने नहीं आता है, ये भी हमने जाहिर तौर पर देखा है। और ये आपने बताया भी कि किसी प्रकार का कोई भी जो संदेश है वो निकलकर सामने नहीं आता है। ना ही मोदी जी विदेश से वापस लौटते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि आखिर इस विदेश यात्रा से हमको क्या हासिल हुआ, किस प्रकार की डील हुई, कुछ भी सामने नहीं आ पाता है। फिलहाल हम बात करें सर आज एक बेहद गंभीर समस्या की, जो दिल्ली एनसीआर में जिस प्रकार से भीषण प्रदूषण चल रहा है, और केवल दिल्ली एनसीआर की बात नहीं है, देश के कई शहरों में प्रदूषण एक बहुत ही बड़ी समस्या बन गया है। स्थितियां ये आ गई कि डॉक्टर से जो है वहां पर एनसीआर में इमरजेंसी जैसे हालात डिक्लेयर कर दिए और ये तक कह रहे हैं कि अगर 2-3 महीने हो सके तो आप दिल्ली से चले जाइए। तो इसी मुद्दे को आज संसद में राहुल गांधी ने उठाया और फिर जवाब देने के लिए संसदीय कार्य मंत्री को खड़ा होना पड़ा, लेकिन फिर से उनको राहुल गांधी ने टोका और क्या कहा, सारी बातचीत छोटा सा वीडियो है, मैं दिखाती हूँ। For letting me raise this issue of pollution in our major cities. Most of our cities, major cities, are living under a blanket of poisonous air. Millions of children are getting lung disease, their future is being destroyed. People are getting cancer, older people are struggling to breathe. This is an interesting issue because I'm certain that there will be full agreement between the government and us on this issue. This is not a, this is not an ideological issue. This is, everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. I think it's important that the government develops a plan for how to get rid of air pollution in our cities. We are more than happy to cooperate with the government on developing such a plan. There are not many issues these days that the government and the opposition, entire opposition, can agree on, and I think it's a very good idea that we have at least one. Rightly said, but during 0 hour, let me finish. I think so there is a time constraint. If you want to bring some resolution under any appropriate law, so speaker will allow for a debate for the, I think, let me just kindly make it brief. Let me conclude. So I think this is an issue where, everybody says government, opposition, fighting all the time. This is one issue where we can show the country that we can also plan and work together to solve something that is critical. I think the government should have a discussion in Parliament. We should all have a discussion in Parliament, and we should try and not make it a discussion where we are abusing you and you are abusing us. I think we should make it a discussion where we are participating, we are showing the country that on this fundamental issue there is agreement, and the best minds are going to be put into place to solve this issue. Thank you. I think it would be good if we have a discussion, detailed discussion, and then the Prime Minister puts in place a plan for each city, methodical, systematic plan on how within the next 5 or 10 years, maybe we cannot resolve the problem, but how we are going to impact the problem and make life for our people easier. Thank you, Speaker. I think a good idea would be that
we frame the discussion not on us saying what you have not done, and not on you saying what we have not done, but simply saying that what are we going to do for the people in India in the future? What are the action steps that we need to take? So I would say that it would be an interesting experiment to see if, instead of you blaming us and we blaming you, we can try and say on this one issue where we agree, there's no disagreement, where we say, listen. Rahul Gandhi ji has made a statement in the form of suggestion. The member of the Congress party in the Business Advisory Committee had also raised this issue, and some other parties, and from the government side also. And government from the day one had made our position very clear that on all important matters, government is ready to discuss and also to find out solution, taking along the suggestions from all the members, including the principal opposition party led by Rahul Gandhi ji. So the matter was placed in the Business Advisory Committee, as we had discussed about the election reforms, including the special intensive revision. Under the various laws, various rules, we will see how we will take up this discussion. But we will, please, the matter was brought in the BSC, so if he is responding on during 0 hour, you can understand. Government is ready to discuss. No, you can understand. Government is always prepared to have discussion under any rule, but only what the point I want to make is, since the matter was brought in the BSC, we will come back and let us see how we can structure the discussion into, and then we are ready to take up this matter. Dhanyavad. I think a good idea would be that we frame the discussion not on us saying what you have not done, and not on you saying what we have not done, but simply saying that what are we going to do for the people in India in the future? What are the action steps that we need to take? So I would say that it would be an interesting experiment to see if, instead of you blaming us and we blaming you, we can try and say on this one issue where we agree, there's no disagreement, where we say, listen, let us just talk about the future of the. तो सुना सर आपने कि राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रदूषण का मुद्दा उठाया और बहुत ही मैच्योर तरीके से उन्होंने कहा कि ये एक मसला है जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हम दोनों ही पक्ष और विपक्ष बिना एक दूसरे को टारगेट करते हुए एक बहस कर सकते हैं और इस पर डिस्कस कर सकते हैं कि इसको कैसे इससे निजात मिल सकती है। और उन्होंने कहा बिना इस बात में गए कि किसकी गलती है, भविष्य में कैसे चीजें ठीक हो, इस पर सकारात्मक बात हो। और सरकार की मंत्री जो है किरण रिजिजू, उन्होंने भी इस बात से सहमति जताई कि हम प्रदूषण पर चर्चा करने के लिए तैयार है। तो राहुल गांधी ने कहा कि अमूमन हम लड़ते हैं, लेकिन आइए लड़ते नहीं है, इस मुद्दे पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं और तय करते हैं कि कैसे हम इस समस्या से देश के लोगों को निजात दिला सकते हैं। अब आपको क्या लगता है सर, ये समस्या तो बेहद ही भीषण है कि अगर आप किसी को स्वच्छ हवा तक नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आप क्या करके सत्ता में आए थे और यही वादा करके सत्ता में आए थे। अब आपको क्या लगता है कि क्या इस पर डिस्कशन होने के बाद कुछ सुधार होने की उम्मीद आपको नजर आती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ये बड़ा मैच्योर्ड सजेशन है और किरण रिजिजू ने भी जैसे जवाब दिया वो भी एक मैच्योर्ड जवाब है। देखिए, जो जनहित के मुद्दे होते हैं, कोई भी कानून जनहित से बड़ा नहीं होता, पब्लिक इंटरेस्ट। अब ये बिल्कुल वास्तविकता है। निधि, तुमने भी देखा होगा 2 महीने से मेरे को बार बार खांसी आती है डिस्कशन के बीच में। कारण क्या है इतना, जबकि हम वास्तविकता में पूरे घर को चारों तरफ से बंद करके प्योरीफायर को, क्योंकि भाई उम्र हो गई है, वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। अच्छा, मेरी मजबूरी भी नहीं है, क्योंकि मेरी उम्र अगर अभी 60 साल होती तो मैं भी नौकरी करने जाता, मैं भी यूनिवर्सिटी जाता, ड्राइव करता, वहां पे प्योरीफायर तो लगे हुए नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं अपनी जान को बचाने की। लेकिन ये हमारे देश के सत्ता और विपक्ष दोनों का मिलके एक कॉमन एजेंडा होना चाहिए कि देश की जनता के ऐसे मुद्दे जिनको हमें सॉल्व करना चाहिए प्रायोरिटी में, उसमें लड़ाई झगड़े का क्या मुद्दा है। अब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का दोष तो है नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया,
और किसने वंदे मातरम गाया, किसने वंदे मातरम नहीं गाया। भाई इन सब के मुद्दे तो है नहीं। ये मुद्दा तो है, अब मानी बात है कि आप सोचिए गरीब घर के या मध्यम वर्ग के घर में एक कैंसर का पेशेंट हो जाए तो उसके इलाज में कैसे वो कराएगा और कैसे उसका अफोर्ड करेगा, उसके घर की पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। तो ये मुद्दे तो ऐसे हैं। जैसे देखिए गोवा के अंदर हुआ है, गोवा के अंदर निधि आपको पता होगा एक नाइट क्लब में जिसको लाइसेंस भी नहीं उसको प्राप्त था, उसके बाद लाइसेंस नहीं था, फायर क्रैकर चलाने की अनुमति उसको नहीं थी, उसने बिना लाइसेंस के नाइट क्लब चलाया। 25 जो वहां के एक्स विधायक ने बताया 25 लाख रुपए महीना वो हफ्ता देता था, 25 लाख रुपए महीना। और वहां पे आग लगी। जब आग थोड़ी सी लगी क्योंकि बैम्बू के स्टिक्स थी और जब पटाखे चले तो उसमें तो लोगों ने बताया, एक महिला, कल मैं एक डिबेट में गया था, वहां पे एक महिला थी जिन्होंने अपने परिवार के 4 लोगों को खोया, 4 लोगों को। वो ये कह रही थी कि जैसे ही आग लगनी शुरू हुई हमने बताया वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को इस आग को दबा दीजिए जिससे मौतें ना हो। 26 मौतें हो गई, लोग जल के खाक हो गए। केवल करप्शन, केवल करप्शन। अब सवाल यह है, ये करप्शन तेलंगाना में हो या कर्नाटका में हो या वेस्ट बंगाल में हो, ये नहीं होना चाहिए ना कि वेस्ट बंगाल के अंदर कुछ हो गया तो सारा गोदी मीडिया उस पर झूल पड़ा, और उत्तर प्रदेश में हो गया या दिल्ली में हो गया तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ये ऐसे कॉमन इश्यूज हैं, जिन कॉमन इश्यूज पे जो नेशनल इश्यूज हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, तो इसमें तो आज जो भक्त गण होंगे वो भी राहुल गांधी के मुरीद हो गए होंगे। ये राहुल गांधी ने बड़ी मैच्योर्ड एडवाइस दी है। ऐसे मुद्दे जो राजनीतिक बाधाओं में नहीं बंधने चाहिए और जो हमारे जीवन से संबंधित मुद्दे हैं, उन पे दोनों पक्षों को मैच्योर्ड वे। अच्छा वो कह रहे हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा। अरे काहे के मुद्दे, तो काहे की तुम्हारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और काहे के तुम्हारे लेट डाउन रूल्स। असली मुद्दा यह है कि दिल्ली को प्रदूषण से छुटकारा मिलना चाहिए। अगर विदेशियों को यह पता चलता है कि दिल्ली के आसपास प्रदूषण इतना ज्यादा है, वो हमारे देश में निवेश नहीं करेंगे। अगर उन्हें पता चलेगा गोवा के अंदर अनलाइसेंस्ड बार के अंदर, नाइट क्लब के अंदर आग लग जाती है और लोग हफ्ता लेते हैं और किसी के कान में जू नहीं रंगती है, तो भारत की छवि पूरे विश्व में खराब होती है। अपने कानून वानून को अलग रख दीजिए और जो जनहित के मुद्दे हैं उन्हें दोनों पक्ष मिलकर डिस्कस कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। जितना भी पॉल्यूशन कम हो सके उसे पॉल्यूशन को कम कीजिए। लेकिन सर आप देखिए कि संसदीय कार्य मंत्री ये कह रहे हैं कि हम बैठकर ये चर्चा कर लेंगे बैठक में कि कब चर्चा इस पर करनी है, तो हम तो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री तो ये कह रहे हैं, पर सरकार के जो मंत्री हैं, देश के पर्यावरण मंत्री हैं, वो संसद में इसी संसद सत्र में कुछ अलग ही बात कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, उनके बयान सुनिए। एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है, हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम पूछा है। प्रमोद जी 2016 में जो AQI जिसको 200 कहते हैं, मतलब अच्छे दिनों की संख्या जो 110 होती थी, 110, 2026 में वो संख्या बढ़कर के 200 हो गई है। इस वर्ष जनवरी नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था, वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है, हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं, बल्कि केवल 3 ही रहा है। इसको लेकर के जो आपने पूछा है, हमारे मंत्रालय के द्वारा। तो सुना आपने सर, देश के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो खुलेआम झूठ बोलते हुए कह रहे हैं कि इसी सत्र में उन्होंने कहा है कि 2025 में दिल्ली में 450 AQI कभी गया ही नहीं, 200 के आसपास ही रहा है, जो कि खुलेआम झूठ है। और पहली बात तो 200 भी बहुत खराब AQI है, तो उसके बाद भी इनको शर्म आनी चाहिए कि अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और ऊपर से मंत्री जी झूठ अलग बोल रहे हैं कि 2025 में कभी 450 AQI गया ही नहीं। तो फिर ये जो खबरें आई हैं, ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, इनका क्या मतलब है? भाई क्या डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं? क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं? जिनकी सांसें घुट रही हैं, जो लोग हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हो रहे हैं, जिनके दमे की समस्या बिगड़ रही है, छोटे छोटे बच्चे बुरी हालत है, पुतिन तक को खांसी आ गई है, क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं और ये मंत्री जी सच बोल रहे हैं? भाई देखिए सीधी सी बात है, अब ये इनका भाषण, मंत्री जी का भाषण अगर अमेरिका या यूरोप में देखकर लोग इसको सुनेंगे, वो कितना आश्चर्य करेंगे।
भाई उनके यहाँ तो 50 का AQI हो जाता है तो वो लोग इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, फैक्ट्रीज को बंद कर देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को बंद कर देते हैं, रेड अलर्ट जारी कर देते हैं। 50 में वो लोग इमरजेंसी जाहिर कर देते हैं और हमारे देश के अंदर ये 300 350 पे कह रहे हैं कि हमने कम कर दिया, हमारी पीठ ठोकी है। अरे ये इस प्रकार से अब एक और हमारी रेखा गुप्ता है मुख्यमंत्री दिल्ली की, वो तो कहती है AQI एक ऐसा यंत्र है जिसको कोई भी किसी भी यंत्र से जांच सकता है, उसको थर्मामीटर समझ रही है, वो AQI को थर्मामीटर समझ रही है। और यहाँ परिस्थिति ये इन्होंने बना दी भारतीय जनता पार्टी, जो आम आदमी पार्टी सौरभ भारद्वाज ने भी बताया कि जहां जहां इनके यंत्र लगे हुए हैं उसके आसपास 1 किलोमीटर पानी का छिड़काव करते हैं, AQI को कम कर देते हैं, और वहां पे बाकी कहीं दिल्ली के अंदर आप एक भी जगह बता दीजिए जहां पे पानी का छिड़काव हो रहा है। पानी का छिड़काव केवल उन जगह पे हो रहा है जहां AQI मापा जाता है। तो ये जो फर्जीगिरी चलिए, चुनाव में फर्जीगिरी कर लेते हैं, हर जगह फर्जीगिरी कर लेते हैं। अब हमारी जान से, हमारे जान माल से तो फर्जीगिरी ना करें, इनसे प्रार्थना है। तो मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि विदेश आपकी एक एक बात को सुनता है और भारत की छवि को बनाता है। इस प्रकार की बात करने के बजाय जो राहुल गांधी कह रहे हैं, बैठिए दोनों जने, अपने पूरे अपोजिशन और सब लोग बैठ जाएं, साइंटिस्ट को बुलाएं, IITs के लोगों को बुलाएं, फॉरेन साइंटिस्ट को बुलाएं, हमारी गंगा को शुद्ध करें, यमुना को शुद्ध करें, हवा को शुद्ध करें, हमें पॉल्यूशन से बचाएं। इसमें पॉजिटिव चीज को वो अपना ही पीठ थपथपा रहे हैं। 350 का AQI हो गया, 400 से कम हो गया, इसका माने आप मरेंगे, 1 साल में नहीं मरेंगे, आप जो है 10.5 महीने में मरेंगे। अरे यार ये किस तरह की बात कर रहे हैं? हमको चाहिए 50 का AQI। आज दिल्ली के किसी भी आदमी के फेफड़े का एक्सरे करा लीजिए, पूरी तरह से काला पड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में चले जाइए, कश्मीर के लोगों के चले जाइए, पानी भी शुद्ध पीते हैं, वहां पे हवा भी शुद्ध सूंघते हैं, और हम लोग अपनी उम्र को रोज कम करते हैं। सिगरेट चाहे पिए न पिए, इतना ज्यादा प्रदूषण पी लेते हैं कि 15 सिगरेट के बराबर एक दिन में होता है। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं सर। और अगर आप अपने लोगों को साफ हवा नहीं दे पा रहे हैं सांस लेने के लिए, तो फिर किसी भी सरकार को लंबी लंबी फेंकने का भी कोई अधिकार नहीं है। तब जब प्रधानमंत्री ने दिल्ली चुनाव के वक्त ही जो है इसको मुद्दा बनाया था प्रदूषण को, और कहा था कि भाई हम पूरी तरीके से हवा को साफ कर देंगे, तो इस समय इस पर चर्चा होनी बेहद जरूरी है, और जिस पर राजी भी हो गई है सरकार। देखते हैं कब चर्चा होती है इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा। कैसी लगी आपको? हमें कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।